हेलो स्टूडेंट्स, माय स्टार्टिंग क्लास यूट्यूब चैनल को आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद और एक वीडियो लेके आ गया हूँ तुम्हारे लिए। 11वीं कक्षा के जो प्लस टू के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। और आज हम पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो है कहानी में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित बूढ़ी काकी। आज हम उसे पढ़ेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और तुम्हारे फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम कहानीकार जो है मुंशी प्रेमचंद जी, उनके परिचय हम जान लेंगे। उनके बारे में कुछ जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के करीब लमही गांव में हुआ था। ये तुम लोग याद रखना। उनके पिता का नाम अजायब राय था तथा माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था, परंतु उनके चाचा जी ने उन्हें प्यार से नवाब राय नाम दिया था, जिस नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में वे किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से, जो कि उनके चाचा जी उनके नाम दिए थे। सोजे वतन के जब्त हो जाने के बाद उनके लिखने पर पाबंदी लग गई, तो अपने प्रकाशक मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा। उनके नाम से जो लिखा जाता था, नवाब राय के नाम से जो सोझे वतन नामक एक प्रकाशन पत्र जो लिखे जाते थे अंग्रेजों के समय जमाने में, वो जब जब्त हो गया, जब बंद कर दिया गया उनके पत्र को, तो उनके मित्र जो थे मुंशी दया नारायण निगम, उनको सुझाव दिए कि वे अपने नाम बदलकर प्रेमचंद नाम रखिए। नाम रखने के लिए वे सुझाव दिए और तभी से उर्दू नाम से उर्दू और हिंदी दोनों में लिखना शुरू कर दिया। 7 वर्ष की अवस्था में माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय था। जब माता पिता ही चल बसेंगे तो बच्चे को संघर्ष करना ही पड़ेगा। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ था। कहानी करके परिचय हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही पढ़ाई जारी रखी। 1910 में इंटर पास किया। इंटर मतलब प्लस टू। उस टाइम में प्लस टू को इंटरमीडिएट कहा जाता था। और 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। आगे चलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रवृत्त हुई। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। और यह बात भी याद रखना कि प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई और अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट के नाम से जाने और माने गए। इसे तुम याद रखना। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में मील का पत्थर है। अगर आप लोगों को समय मिलेगा तो गोदान उपन्यास को जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा उपन्यास है। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सती के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की पुरानी परिपाटी को बदल डाला। कथा साहित्य को कल्पना और मनोरंजन की दुनिया से निकालकर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर मोड़ा। उनकी रचनाओं में पहली बार समाज के पूरे परिवेश का यथार्थ चित्र देखने को मिला। उन्होंने आम आदमी के जीवन को निकटता से देखा और उसे अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा होगा। समाज की जो दुर्दशा है, विशृंखला है, समाज में क्या सब चल रहा है, उस जमाने में प्रेमचंद जी जो भी कुछ लिखे गए हैं आज भी वे समाज में चल रहा है। यही प्रेमचंद जी के विशेषता है। चलो उनकी कुछ प्रमुख कृतियां के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी के उपन्यास क्या क्या है? प्रतिज्ञा, वरदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा। जो लोग प्लस टू में ऑप्शनल हिंदी लिए होंगे उन्होंने वे सब निर्मला पढ़ेंगे, उन्हें पता होगा।
कहानी में 250 कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इसके अलावा कई और कहानियां यत्र तत्र प्रकाशित है। नाटक क्या क्या है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। पत्रिका क्या का? हंस, माधुरी, जागरण। और बूढ़िका की कहानी का क्या यथार्थता है? देखो, बूढ़िका की प्रेमचंद की एक उत्कृष्ट यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी के जरिए मनुष्य के अमानवीय और स्वार्थांध चरित्र का खुलासा किया गया है। बूढ़ी काकी के जीवन में एकमात्र सहारे के रूप में भतीजा बुद्धिराम है, जिसके नाम पर काकी ने अपनी सारी संपत्ति लिखवा दी है। जीव जीवा स्वाद के अतिरिक्त उसके जीवन में और कोई लालसा नहीं है। जब बुजुर्ग लोगों को कोई भी चीज़ों से लगाव नहीं होता खाने के सिवा, वो बस उन्हें अच्छे खाने के दे दो, अच्छे उनके साथ बातचीत करो, अच्छे से घुल-मिल जाओ, वो उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं। उनको और कुछ मतलब पैसा वगैरह, धन वगैरह उन्हें नहीं चाहिए। बस अच्छे खाने के लिए दे दो, जीवा स्वाद के जो है हम जो पढ़े जीवा स्वाद के लिए अच्छे खाने के दे दो, बस वो उसी में ही बहुत खुश हो जाते हैं। परंतु बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा की स्वार्थपरता के कारण उसकी लालसा अपूर्ण बनी रहती है। बड़ी कठिनाई से पेट भर भोजन मिलता है। घर की छोटी लड़की लाडली को छोड़कर अन्य कोई सहानुभूति भी नहीं रखता। लाडली ही एक थी जो कि बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी और उनकी मन को भी अच्छे से समझ पाती थी। काकी का मन हर पल अच्छी चीज़ों के लिए तरसता रहता है। घर में तिलक उत्सव के अवसर पर तरह तरह के पकवान, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार तरकारियाँ आदि बनती है। इन चीज़ों की सुगंध से काकी की उत्कट क्षुधा जागने लगती, मतलब खाने की इच्छा। देर तक इन चीज़ों के न मिलने पर पेट की ज्वाला से विवश होकर काकी रेंगते हुए कढ़ा के पास जा पहुंचते। रेंगते मतलब ऐसे, मतलब उड़िया में कैसे कहते हैं, बुजुर्ग लोग तो चल नहीं पाते हैं। उनका जो आयु के कारण वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते सीधा, इसलिए रेंगते हुए, मतलब समझ पा रहे होगे, मतलब उड़िया में जो कहते हैं घुसुड़ी की, वही है। चीजें तो नहीं मिलती, उल्टे रूपा के व्यंग सहने पड़ते हैं। फिर कई घंटों के बाद काकी मेहमानों के पास आ बैठती है। इस बार बुद्धिराम काकी की भावना को बिना समझे उसे खींचते हुए कोठरी में पटक देता है। ये कैसा दुर्व्यवहार है, आप लोगों सोचो। देर रात को काकी अपने पास लाडली को पाती है, जो अपने हिस्से की चीजें छुपाकर काकी के लिए लाई थी। देखो, छोटी बच्ची के कितने दिमाग है, कितनी बुद्धि है उसकी। उतनी चीजों से जब काकी का मन नहीं भरता, तो वह मेहमानों की जूठी पत्तलों को चाटने लगती है। कैसा दशा हो गया है काकी। यह देखकर रूपा को पछतावा होने लगता है और उसमें अपराध बोध पैदा होता है। वह बार बार ईश्वर से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करती है। फिर प्रसन्नाचित होकर सारी चीजों से सजी थाली चचेरी सास को परोसती है और उनसे क्षमा मांगती है। बूढ़ी काकी सब कुछ भुलाकर परम आनंद से चीजों का स्वाद लेने लगती है। इस प्रकार प्रेमचंद ने रूपा के हृदय परिवर्तन के जरिए समाज में बुजुर्गों पर हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने तथा उनके पति कर्तव्य का ज्ञान कराने का प्रयास किया है। यही है कहानी का पूरा सारांश। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है। मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों की तरह कर मतलब करतूत करते हैं। मतलब बच्चे जैसे खेलते हैं, बच्चे जैसे बात करते हैं और बच्चे जैसे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, वही बुजुर्ग लोग वही करते हैं। हम लोग तो अक्सर देखे होंगे, बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हमारे जो पंचेंद्रिय है, वही इंद्रियों के बारे में बात कर रहे हैं कहानी का। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे, मतलब काम करना बंद कर चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती, तो वे रोने लगती थी। ये जो चीजें होती थी, वो उनकी मन बहुत दुख होता था, उनको बहुत दुख होती थी।
ये जो चीज़ें होती है, इच्छा के प्रतिकूल जो काम होते थे, भोजन के समय टल जाने के बाद जब उन्हें भोजन मिलता था और बाज़ार से अगर कोई वस्तु आती तो अगर उन्हें ना मिलती थी, तो इन सब चीज़ों से वो रोने लगती थी। और क्या कर सकते हैं बेचारी, उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ कर रोती थी। बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोती थी बूढ़ी काकी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था, बहुत दिन हो चुके थे। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे और उनके जो बेटा था तरुण था, वो भी चल बसा था। अब एक भतीजे के अलावा और कोई नहीं था। भतीजे जो एक था, उसके अलावा उनके अपना कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। वो सब झूठे मूठे कसम थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। वो जो संपत्ति थी उसकी वार्षिक आय 150-200 रुपये उस समय में था। वो तो बहुत था, 150-200 रुपये। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी खिलाता नहीं था उनकी भतीजा। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं है। किसकी गलती थी ये हम नहीं बता सकते, कहानीकार बोल रहे हैं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। स्वभाव को याद रखना अच्छे से। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। भलमन साहत मतलब आगे अच्छा दिखाना, पीछे बुरा करना, ऐसे। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बन बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। वे बहुत से क्या कहते, कंजूस कंजूस आदमी थे, वो बहुत कंजूस थे। अपने संपत्ति अगर ज्यादा खर्च हो जाएगा, अधिक व्यय हो जाएगा, वो उससे डरते थे और अपनी इच्छा को भी मार के रखते थे। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। अगर बूढ़ी काकी अपने घर की बात बाहर लोगों से कर देती थी, कुछ अपने दुख को बांट देती थी, तो जब बुद्धिराम यह देखता था, बहुत राग से आग बबूला हो जाता था और बूढ़ी काकी को बहुत डांटता था। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। जब बच्चों को हम जैसे तरह सिखाएंगे वो वैसे ही सीखेंगे। अगर बच्चे देखते हैं कि मैं हमारे माता पिता काकी को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? वो तो बड़ों से सीखेंगे ना। यही बात है। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई इन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती थी। अब उनके घर में सब, मतलब उनको लगता है कि बूढ़ी काकी जब रोएंगी, जोर कर चिल्लाएंगी, तो वो खाने के लिए ही रोती होंगी, खाने के लिए ही चिल्लाई होंगी। पर ऐसा नहीं होता था। कभी कभी उन घर में बच्चा जो था परेशान करता था, वो भी होता था। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। वो तो करती ही रहेंगी, कौन ध्यान देता है। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। मेरे बच्चों को क्यों गाली देते हो, मेरे बच्चों को क्या कहते हो, अनाप शनाप, ये सब। इस भय से काकी अपने जिह्वा कृपाण को कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चवेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। लाडली एक ऐसी थी जो बूढ़ी काकी से उसकी लगाव थी। यही कारण उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस वही, अगर भाई बहन के अंदर कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती
तो बूढ़ी काकी के पास वो चली जाती थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। उनके भीतर बहुत सहानुभूति हो चुकी थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट बिरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मतलब योगदान करना ही नहीं चाहते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पुड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपने कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वो तो खाने के बहुत लालची थे, यह आप लोगों को पता है। ऐसे ही वे मन ही मन विचार कर रहे थे कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। ये देखो, बुजुर्ग लोगों हो ऐसे ही होते हैं। अगर कुछ अपशगुन हो जाएगा, अगर कुछ अमंगल हो जाएगा, इसलिए वो रोए भी नहीं उस समय। आहा! कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पुड़िया मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण किया। रूपा देखो, अपनी रूपा की वजह से वो चुप रहती थी। अगर कुछ कह देगी, कुछ डांट देगी, इसलिए बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रह कर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। बहुत खुश हो जाती थी, मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दुख दिया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। अभी तक बूढ़ी काकी को कुछ भी पता नहीं कि घर में क्या चल रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों से अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती कैसी होगी वो। क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। अगर हम घर में तो खाने की चीज़ बनाते हैं, अगर जब शादी के मौसम हो गए, शादी के वक्त जो हो गए, कुछ उत्सव के समय जो रसोइया आते हैं खाना बनाने के लिए, उनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकंड उकंड उकंडो बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास जा पहुंची। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है। ये देखो कैसी दशा हो गई है बूढ़ी काकी। बहुत जोर भूख लगी होगी उस समय। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। पार्ट टू में नेक्स्ट एक या दो पार्ट होगा। इसे हम खत्म करेंगे।